मित्रों, हमारी यूपीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 1992 के क्वेश्चंस। और जो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि मैंने 91 में भी बहुत डिटेल में हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और इससे आपका वैल्यू एडिशन होगा, आपको रिवीजन होगा। ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, पर यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, तो यहाँ से आपका रिवीजन एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो जाएगा। और जो लर्निंग पावर है क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही ज़्यादा अच्छी है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये जब एमसीक्यू फॉर्म में आप पढ़ते हो और समझते हो तो उसकी रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसमें मैं कई आर्टिकल आपसे डिस्कस करूँगा, प्रोसेस डिस्कस करूँगा, तो इस पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके साथ आप बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखोगे और रिवाइज करोगे। ठीक है मित्रों, तो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फंडामेंटल राइट का गार्डियन कौन है। तो अगर हम इसके लिए आर्टिकल 32 देखें तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के पास दी गई है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट को। तो इसीलिए इसको गार्डियन कहा जाता है। मित्रों, यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की नहीं है, बाकी लीगल राइट्स की भी है। तो अगर कोई दूसरे स्टैच्यूटरी राइट्स आपके पास हैं, जैसे किसी एक्ट में कोई चीज़ें हैं और वहाँ पर ब्रीच हो रही, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उसके लिए आपको हाई कोर्ट अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आप फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हो। और इसीलिए कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाई कोर्ट के पास पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्टैच्यूटरी प्रोविजंस भी इन्फोर्स कराने के राइट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि आपका यहाँ पर ज़मीन है और यहाँ से हाईवे पास हो गया, तो यहाँ पर जो आपकी ज़मीन का इंक्रोचमेंट स्टेट करेगी, तो वहाँ पर जो आप अधिकार मांगने जाओगे कि मुझे इतना कंपनसेशन मिलना चाहिए, मेरे को इतना टाइम में मिलना चाहिए, तो क्योंकि ये इस एक्ट है उसके अंडर में दिया हुआ है, तो आप इस एक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते मित्रों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट के पास पावर ज़्यादा है बाकी लीगल राइट्स भी दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हु विल होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो की ऑफिस पर किस कारण से हो सकती है? बेसिकली या तो रिजाइन कर जाते हैं, ठीक है, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, और या फिर उनका इम्पीचमेंट होता है, मतलब रिमूवल होता है। ठीक, तो इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में दिया हुआ है प्रेसिडेंट का? आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, और वाइस प्रेसिडेंट का किस में दिया हुआ है? 67 क्लॉज बी में। याद रखेंगे तो आपके एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए 1992 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह के आ रहे थे, एक सिंपल सिंपल। अब जो आ रहे हैं वो डीप हो रहे हैं, तो डीप में कहाँ जाएंगे? वो आर्टिकल नंबर पूछ रहे हैं आपसे। तो इसीलिए मैं इस पूरी सीरीज में हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल आपको बताऊंगा, ताकि आपको सुनते सुनते वो चीज़ें याद हो जाएंगी। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन होल्ड करेगा ऑफिस? इसका सही आंसर हम देखते हैं। तो यहां पर बेसिकली आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है तो उसके लिए जो सीक्वेंस है कि वाइस प्रेसिडेंट बने बैठेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अनअवेलेबल है तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे। ठीक है, और अगर ये भी अवेलेबल है, याद रखिएगा, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे। तो अगर सीजीआई नहीं है तो वहां पर सीनियर मोस्ट जज को भी बैठने का पावर है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो इस बार क्वेश्चन ये आया, 92 में क्वेश्चन ये था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के एब्सेंट होने पे कौन हो सकता है? चीफ जस्टिस है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चीफ जस्टिस भी एब्सेंट है, तो आपको याद रखना है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, याद रहेगा। साथ में याद रखिएगा अगर वैकेंसी होती तो एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है, और वो टाइम ये है कि विद इन 6 मंथ किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन करवाना होगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है किन किन चीज़ों के इलेक्शंस करवाता है? तो देखिए, वो पार्लियामेंट के करवाता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर के करवाता है, वो प्रेसिडेंट के करवाता है, और वो वाइस प्रेसिडेंट का भी करवाता है। तो ये 4 चीज़ें के जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो पंचायती राज होता है उसका जो करवाता है वो स्टेट स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता। ये छोटा सा डिफरेंस भी याद रखिएगा। तो यहां पर ये डिटेल्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, गवर्नर इज लाइबल टू। गवर्नर किसके लाइबल होता है? ये देखिए, अब यहां से आप पहले तो समझिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहां दिया हुआ है। ठीक, पहला आर्टिकल आपको ये याद रखना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो दे रखा है वो आर्टिकल 155 है। ठीक, उसके बाद अब इसका अपॉइंटमेंट करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। तो और याद रखिएगा कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट भी किया जाता है, ठीक है, और ये होल्ड भी ऑफिस तभी तक करता है जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होता है। ठीक है, ये वर्ड होल्डिंग ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इस चीज को याद रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है प्रेसिडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछ रहा है बेसिकली कि कौन सी इसमें से नेसेसरी नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट किस में दे रखा है, तो आर्टिकल 58 में दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 58 में दे रखा है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, पहला ये है कि ही मस्ट कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। दूसरा है कि इसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ लिखा हुआ है, अगर इसको हम ज़्यादा प्रिसाइसली देखेंगे जो आर्टिकल में लिखा है तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेंबर ऑफ लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस मतलब उसके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो लोकसभा के मेंबर के पास जो होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो 3 ये हो गए, एक और है इसकी जगह पर ये है, ये नहीं है, और इसकी जगह पर क्या है, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ये चौथा है। ठीक है, तो ये 4 हैं जो आर्टिकल 58 से डायरेक्टली उठाए हुए हैं, और ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस पॉसिबली आ सकता है दोबारा भी। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ। प्रेसिडेंट रूल जो है बेसिकली, ये प्रेसिडेंट रूल जो है ये मैक्सिमम कितने दिनों तक के लिए लगाया जा सकता है। आंसर तो करेक्ट इसका 3 ईयर्स है, पर इसको समझते हैं थोड़ा, ये काफ़ी मतलब पेचीदा है। कैसे कि प्रेसिडेंट रूल बेसिकली आर्टिकल 356 से लगता है। ठीक है, इसको लगाने के लिए 2 ग्राउंड्स बताए गए हैं। 2 ग्राउंड्स क्या क्या है कि अगर स्टेट मशीनरी किसको फॉलो नहीं कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं कर रही, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। दूसरा, अगर स्टेट यूनियन की डायरेक्शंस को नहीं फॉलो कर रहा, तो भी हम स्टेट प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। अब तीसरी हम आते हैं थोड़ा सा ये 3 ईयर का सिस्टम देखने। यहां पर यह है कि 6 मंथ के लिए बेसिकली एक बार में लगता है। जब प्रेसिडेंट रूल के लिए आप रिजोल्यूशन लाते हैं तो यहां पर दोनों हाउस में, बोथ द हाउस में पास होना चाहिए। ठीक है, यह अलग बात है कि यहां पर दोनों हाउस में आप सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे। किससे, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, दूसरी बात, जब यहां पर दोनों हाउस से पास हो जाता है तो वो एक बार में सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए एक्सटेंड होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैंने कहा था इसमें समझना है, यहां समझ जाएंगे तो आपको बुक पढ़ने में आसानी होगी। जो मित्र ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक बार के अप्रूवल से सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए ये चीज एक्सटेंड की जा सकती है। दूसरी बात, अगर प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज़्यादा, 1 ईयर से ज़्यादा तक आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। मतलब 1 साल तक तो आपने लगा लिया नॉर्मली दोनों हाउस से पास करा के, पर अगर 1 साल से एक्सटेंड करना है तो वहाँ पर 2 कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए कि या तो फिर नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, और ये भी आपका आर्टिकल दिया हुआ है 356 के क्लॉज 5 में ए एंड बी में दिया हुआ है। ठीक है, चेक करना, साथ में नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए। जो दूसरा प्रोविजन है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट रूल के कंटिन्यूएंस के लिए इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगा। तो कौन सर्टिफाई करेगा, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगा, तभी प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज्यादा के लिए लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी एक पहला प्रोविजन है जिसको याद रखेंगे आप। साथ में जो सबसे जरूरी याद रखेंगे वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाई करेगा तभी 1 साल से ज्यादा आप लगा सकते हो, और किसी भी हाल में मैक्सिमम आप 3 ईयर से ज्यादा नहीं लगा सकते प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट इंक्लूड्स, ध्यान दीजिएगा, मिनिस्टर्स ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज, ये बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, एग्जैक्टली, कैबिनेट इंक्लूड्स ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये एग्जैक्ट आंसर है। और कैबिनेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर नहीं, और बाकी सब चीजें छोड़ो। देखो बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये आपका आर्टिकल 75 में दिया हुआ है, और जो कैबिनेट है वो आर्टिकल 352 में दिया हुआ है। ठीक, और 352 में जब कैबिनेट की डिफाइन किया गया ना, तो ये आपका 42nd या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, ये आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो 2 चीजें आपको याद रखनी है कि कैबिनेट भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है एंड दैट इज अंडर आर्टिकल 352, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो क्लियरली दिया हुआ है आर्टिकल 75 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, चेयरमैन ऑफ विच सभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट सभा। अब यहां याद रखना है कि भाई जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं
तो ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक। तो अगर कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो अपने पार्टी से और उसमें से रिजाइन कर देता है, ठीक। वो उसका मेंबर नहीं रहता है। साथ में याद रखना है कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं, तो कहाँ के चेयरमैन होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पीकर जो है, स्पीकर पार्टी से रिजाइन नहीं करता है, वो जो है एमपी रहता है। और उसके बावजूद जैसे कोई ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी हमारे जो स्पीकर हैं, वो इस समय बीजेपी के भी हैं और एमपी भी हैं और साथ में स्पीकर भी हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं, आपको पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा राज्यसभा के चेयरमैन के लिए। और यहाँ पर किसी भी एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में भी दिया हुआ है, वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ में भी ये बात कही गई कि कोई चुनाव लड़ने के लिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट की चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से रिजाइन करता है तो उसका एंटी डिफेक्शन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर कह रहा है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा कितना होता है। तो ये तो 6 ईयर सबको पता होगा, पर एक बात आपको जो भूल सकती है वो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपको आर्टिकल 83 देखना है, उस पर क्लॉज 1 है शायद या 1 है, वहां पर आपको दिख जाएगा कि यहां पर इसको ये कहा गया है कि ये डिसॉल्व नहीं हो सकता है। साथ के साथ इस पर 1/3 मेंबर हर दूसरे साल में रिटायर होंगे। ये दो बात कही गई है कि नो डिसोल्यूशन, नो डिसोल्यूशन, और 1/3 मेंबर रिटायर इन एवरी 2 ईयर्स, ये बात उस पर कही गई है। पर ये कहीं नहीं कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये 6 ईयर्स का टेन्योर ऑफ जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनके लिए। ये कहाँ पर फिर कहा गया है? ये कहा गया है क्योंकि ये पार्लियामेंट के लिए दिया गया था कि पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाए। तो पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू आरपीए 1951, याद रखिएगा, आरपीए एक्ट 1951 में दिया हुआ है ये चीज, 6 ईयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, ठीक। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिसाइड दैट अ बिल इज अ मनी बिल। अब ये तो सबको पता होगा कौन डिसाइड करता है, इसको डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। पर ये बताइए कि मनी बिल, इसको सर्टिफाई स्पीकर करता है, ये किस आर्टिकल में है? ये आप देखना आर्टिकल 110, और सबसे लास्ट लाइन देखना, उसमें सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है क्लियरली कि इसको स्पीकर जो है सर्टिफाई करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं मित्रों। यहां पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्शन कमीशन। तो कौन सा इलेक्शन कमीशन से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक। अब देखते हैं, नोटिफिकेशन अबाउट इलेक्शंस बिल्कुल निकालेगा, टू अलॉट द इलेक्शन सिंबल बिल्कुल करेगा, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनफैक्ट उसके, टू सॉल्व द लेजिटिमेसी ऑफ द इलेक्शन ये नहीं करता है। देखिए ये कौन करता है? ये जिस भी जगह का डिस्प्यूट है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी का किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिस्प्यूट है तो वो यूपी के हाई कोर्ट जाएगा पहले। तो ये पावर किसके पास दी गई है? हाई कोर्ट के पास दी गई है। जितने भी इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए इलेक्शन जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसीलिए आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी का जो केस हुआ था राजनारायण वाला, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था उनका, इलेक्शन नल एंड वॉइड जो किया था, ठीक है। वहां से भी इसको आप याद रखने के लिए उस एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं। टू कंप्लीट द इलेक्शन इन पीसफुल मैनर 100%, तो इसका सही ऑप्शन आपको जो आएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, व्हाट इज द टर्म ऑफ मेयर। मेयर का क्या टर्म होता है? देखिए बेसिकली मेयर का जो टर्म है ये स्टेट के एक्ट्स के थ्रू डिसाइड होता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि बेसिकली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो म्यूनिसिपैलिटी आई थी, पार्ट 9A, ठीक, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी जो आई वहाँ पर 243 में, आर्टिकल 243 में म्यूनिसिपैलिटीज के लिए 5 ईयर टेन्योर दिया गया है, ठीक है, 5 ईयर टेन्योर दिया गया है। और इसी कारण से जितने भी स्टेट ने अपने मेयर का टेन्योर डिसाइड किया वो 5 ईयर ही कर रखा है ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए कि जो टर्म है, जो टेन्योर है, तो वो मेयर का टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं दिया हुआ है, म्यूनिसिपैलिटीज का दिया हुआ है। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे अगर पार्लियामेंट की अगर हम बात कर लें तो पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है उसका 5 ईयर दिया हुआ है, कहाँ पर? आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 पे। वहां देखेंगे तो यहाँ पर 5 ईयर दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि अपर हाउस का नहीं दिया हुआ है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बहुत माइन्यूट चीज़ें, मैं इसीलिए आपको बताता हूं ताकि क्वेश्चंस अब आपके पॉलिटी से बिल्कुल भी गलत ना हो। इसका सही आंसर 5 ईयर्स है। मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट ईयर के लिए बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।